अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के अवाम, आज मैं आपके पास एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन लेके आया। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जब से खालिद मकबूल पे एज अ चेयरमैन प्रेशर आना शुरू हुआ है और उसकी गद्दी वीक होनी शुरू हुई है, जिसका अंदिया जैसे कि मैं आपको कई दिनों से दे रहा हूँ और अब बहुत सारे एंकर्स ने भी आके देना शुरू कर दिया है कि खालिद मकबूल का डब्बा हुआ गोल। जी, खालिद मकबूल, तेरे जाने का टाइम आ गया है। मगर चूंकि अब तुझे पता है कि तेरे जाने का टाइम आ गया है, तो तूने अब टॉम कॉम को एक नई ट्रक की बत्ती लगाने के पीछे शुरू कर दिया। तूने एक नया कार्ड खेला है और उसका नाम है सुबह। ये बिल्कुल वैसी है जैसे तू हर कुछ दिन के बाद सुबह का कार्ड खेलता है। और ज़ाहिर बात है, जब तू सुबह का कार्ड खेलेगा तो तेरे जो पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं उनको तू सामने लेके आए, और जिसके अंदर तो मुतअद्दिद बार कई जगहों पे ये नज़र आया कि दिखाते हुए हैदर अब्बास रिजवी। हैदर भाई दोस्त भी रहे हैं, मगर सियासी तौर पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी कोताहियों को आवाम के आगे उजागर करूं। उन्होंने हैदर अब्बास रिजवी को आगे किया है ताकि वो सूबे के ऊपर एक बात शुरू करें, और होता यही है कि तकरीरों में कभी फैसल कभी हैदर, कभी हैदर कभी फैसल। वो था ना, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, और ये दोनों सूबे मतरूका सिंध, सूबा मतरूका सिंध का चूरन देते हैं कौम को, और फिर खालिद मकबूल आते हैं, उल्टी गिनती शुरू करते हैं और सब भूल जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल अब दोबारा खालिद मकबूल ने इस कौम को सूबे के पीछे लगाया और उसको लिए उन्होंने चूज़ किया, मुंतखब किया हैदर अब्बास रिजवी को। आए ये बता देते हैं आपको कि जिस 18वीं तरमीम के मौजद यह बानी, जिसके ऊपर निशान इम्तियाज़ हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार ने लिया है, उस 18वीं तरमीम के बाद सूबे बनाने का इख्तियार भी सूबा सिंध के पास है। अब ये हमसे पूछते हैं कि सूबा कैसे बनेगा, हम बताएंगे सूबा कैसे बनेगा, मगर पहले तो हैदर अब्बास रिजवी, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल और वो लोग जो 18वीं तरमीम के मौजद हैं, वो ये बताएं कि जब उनको पता था कि सूबा बनाने के अंदर 18वीं तरमीम एक एक हर्डल क्रिएट होगी, तो उन्होंने 18वीं तरमीम पास क्यों नहीं दी। अब मैं आपको मज़ीद बातें बताता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने हैदर अब्बास रिजवी की एक स्पीच सुनी जो वो किसी फोरम पे कर रहे थे इस्लामाबाद में बैठ के। पहला तो सवाल ये बनता है कि हैदर अब्बास रिजवी जो हैं वो क्या आज की एमक्यूएम की राब्ता कमेटी या उसका हिस्सा हैं उनके आइन और कानून के तहत। इसको पहले वजाहत खालिद मकबूल को करनी चाहिए, वो किस कैपेसिटी में एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। बहरहाल हैदर अब्बास रिजवी ने, चूँकि माशाल्लाह से उनका होमवर्क तो हमेशा से अच्छा होता है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक तकरीर करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 18वीं तरमीम के अंदर मकसद डेवोल्यूशन ऑफ पावर था। मकसद ये था कि फेडरेशन से ताकत जो है सूबों के पास आए, सूबों से लोकल बॉडीज़ में जाए, लोकल बॉडी से यूसी के अंदर जाए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और एनएफसी अवार्ड हो, पूरा उन्होंने बताया। मगर वो ये तो बताना भूल गए कि जब ये 18वीं तरमीम पास हो रही थी, तो जैसे कि रज़ा हारून ने पिछले दिनों कहा कि उसी वक्त एमक्यूएम के बहुत सारे कायदीन ने उस पर उंगलियाँ उठानी शुरू कर दी थी। अब इस पे दो किस्म के वर्जन आते हैं। एक वर्जन जो कि रज़ा हारून ने उस दिन दिया, वो वर्जन कुछ यूँ है कि फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी ने अपना मुसव्विदा जब एमक्यूएम को प्रेजेंट किया, और जब एमक्यूएम की मुकामी क़यादत ने उस मुसव्विदे को एग्री नहीं किया, तो वो सीधा लंदन अल्ताफ़ हुसैन के पास चले गए और उन्होंने उस मुसव्विदे को अप्रूव करवाने की कोशिश वहाँ से करी। कुछ सूरतों के हिसाब से, सोर्सेस के हिसाब से मुझे ये भी बताया गया है कि आर्टिकल 140 ए, जो आज बैठ के कहते हैं जी आर्टिकल 140 ए के लिए हम कोर्ट में गए, हम फलां के पास गए, धमाके के पास गए, हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मगर अगर उनको पता था कि आर्टिकल 140 ए शहरी सिंध की कमर में खंजर घोंपने वाला है, तो उन्होंने उसी वक्त आर्टिकल 140 ए पर लड़ाई क्यों नहीं की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी खबरों के मुताबिक आर्टिकल 140 के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन ने इनको कहा था, बकौल कुछ लोगों के, कुछ सोर्सेस के, कि इसमें से अपॉस्ट्रोफी कॉमा भी चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर अपॉस्ट्रोफी कॉमा भी चेंज नहीं होना चाहिए, और शायद अल्ताफ़ हुसैन का अंदिया ये था कि वो आगे सूबे बनाएंगे, सूबे की तहरीक पे काम करेंगे। मगर हमें भी पता है कि जब 2011-12 में सिंध 1 सिंध 2 की बात आई, तो किस तरह रहमान मलिक से एक ब्रीफ केस लेके अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध 1 सिंध 2 का नारा ड्रॉप कर दिया। उस नारा ड्रॉप करने का नुकसान ये हुआ कि अगर तो कॉन्सेप्ट ये था कि 18वीं तरमीम के बाद हम सूबे बनाएंगे, सूबे के अंदर पावर ले लेंगे, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। क्योंकि ये बात आपको बताना भूल गए अल्ताफ़ हुसैन और उनके हवारी कि 18वीं तरमीम के बाद आपको 2/3 चाहिए थी सिंध असम्बली से, जो कि कभी हासिल नहीं हो सकती थी। ये वो ताकत थी जो 18वीं तरमीम से पहले नहीं थी, वो उन्होंने उठा के सिंध असम्बली को वो ताकत दे दी। तो अगर वो ये कह रहे थे कि हम 18वीं तरमीम इसलिए पास करवा रहे हैं कि हम आगे सूबे बनाएंगे, तो वो शुरू से उनकी नीयत में फतूर था और वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी।
اس کے بعد یہ کہتے سنے گئے کہ آپ کا جو ہے کچھ جگہوں پہ میرے پاس ایک کچھ انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ کوئی ایک ایسا اجلاس ہوا 2010 کے اندر جہاں پر یہ بات کی گئی کہ 18ویں ترمیم آنے کے بعد ہمیں 26 پیرلل بنانے میں آسانی ہوگی. اس طرح کی بہت ساری باتیں جب ان سب کو پتہ تھا کہ وہاں پہ موجود ہیں اور جس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا تھا تو کیوں انہوں نے 18ویں ترمیم کو پاس ہونے دیا. آج خالد مقبول صدیقی بیٹھ کر پبلک میں 18ویں ترمیم کی دہائی دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو مورز الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. مگر جہاں پر وہ 18ویں ترمیم کی دہائی دے رہے ہوتے ہیں وہیں پر وہ اس حیدر عباس رضوی کو، اس فاروق ستار کو جنہوں نے نشان امتیاز 18ویں ترمیم کے بیس پہ لیا، ان کو اپنا ہتھیار بنا کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ یہ دونوں لوگ نشان امتیاز لینے پہ اسی صدر رضداری سے کہ جس صدر رضداری کے اندر انہوں نے لیا 18ویں ترمیم اور آج بھی موجود ہیں، جب تک ان کو ان کے نشان امتیاز واپس نہیں کرتے اور قوم سے معافی نہیں مانگتے کہ ان سے ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آج شہری سندھ کے اندر سب پریشان ہو گئے ہیں. سندھ حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک اور بڑی خطرناک بات بتاتا ہوں. یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو لوگوں نے پہلے بھی بتائی ہو. ایک چیز ہوتی ہے کنکرنٹ لسٹ. کنکرنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ہوتے ہیں اور وفاق اور صوبوں کے درمیان مسائل اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وفاق کی بات جو ہے وہ سپرلیٹو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بات کو برتری دی جاتی ہے. مگر 18ویں ترمیم کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی گئی، یعنی کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی مرضی اپنے اختیارات کے ساتھ جو ہیں یہ فیصلے کر سکتے ہیں. اور ان چیزوں میں کیا، وہ تعلیم پہ اپنی مرضی کے حساب سے فیصلے کر سکتے ہیں، صحت پہ، قانون، لیبر لاز پہ، انوائرمنٹ پہ، کرمنل لاز پہ، کانٹریکچول لاز پہ، شادیوں پہ، ڈائیورسوں پہ، بجلی پہ، منیز ہر چیز پہ. یعنی کہ آپ نے وفاق سے پاور لے کے صوبوں کو مضبوط تو کیا، مگر مضبوط کرنے کے بعد آپ نے صوبوں کو اتنی طاقت دے دی کہ آج وفاق کمزور ہو گیا. بالکل صحیح کہا حیدر عباس رضوی نے کہ پہلے ایک اسلام آباد تھا، آج ہر صوبے کے اندر ایک اسلام آباد ہے جس کے ساتھ لڑنا ہے. فرق یہ ہے کہ پنجاب کے اندر صرف پنجابی تھے، بلوچستان میں بلوچ تھے، سکھرت میں صرف پٹھان تھے، مگر سندھ میں مہاجر بھی تھے اور سندھی بھی تھے. اب کیا حیدر عباس رضوی کو، کیا فاروق ستار کو، کیا الطاف حسین کو کس بیس پہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ 18ویں ترمیم پاس کرانے کے بعد کون سی ایسی گارنٹی ان کے پاس تھی؟ یہ قوم کو بتائیں کہ 18ویں ترمیم کروانے کے بعد پیپلز پارٹی ان کو ان کے حقوق دے دے گی. ایک ایک کر کے پیپلز پارٹی ان سے حقوق لیتی رہی. نیز کے 2013 کے الیکشن میں 2013 کے اندر لوکل باڈیز امینڈمنٹ کر کے جو ان کا اگر کوئی پلان تھا وہ ختم کر دیا. ایسا کیا وعدہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ کیا ایسا کیا پیپلز پارٹی نے ان کو دیا کہ جیسے ندیم رضوی کہتا ہے کہ ٹاپ سٹی کے پروجیکٹ جیسے پیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ پہ انہوں نے 18ویں ترمیم کو سپورٹ کیا اور آج تک سپورٹ کر رہے ہیں. میرا آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج خالد مقبول جس 18ویں ترمیم کو رو رہا ہے اور اپنی کمزوری دکھا رہا ہے، آج وہی 18ویں ترمیم کے بانی اس کے موجد حیدر عباس رضوی اور فاروق ستار کو وہ اپنا ہتھیار بنا کے سامنے کر رہے ہیں. خالد مقبول یہ بتانا بھول جاتا ہے جب وہ صدر زرداری کو گالی دے رہا ہوتا ہے. صدر زرداری تو اپنی پالیٹکس کر رہا تھا نا. اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے پالیٹکس کر کے اپنی بات منوا لی، مگر اس کو صدارتی الیکشن میں ووٹ بھی ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے شانہ بشانہ بیٹھا بھی ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی سے آنیاں جانیاں پہ چل رہی تھی اس کو برباد کرنے بھی اس پارٹی کے ہاتھ تھا. اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو ہے الحاق کرنے کو یا اس کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آج بھی ان کو موقع ملے تو یہ کرنے کو تیار ہیں. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے میرے بھائیوں، اور میں دوبارہ ایم کیو ایم کے ورکر سے اور سپورٹر سے بات کروں گا. بالکل صوبہ بننا چاہیے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا کہ صوبہ بننا چاہیے. میں نے صوبہ تو بنے گا کا نعرہ آج سے 3 سے 4 سال پہلے لگایا تھا، مگر میں وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے ایم کیو ایم کے اندر کہ جنہوں نے اس نعرے کو تباہ کرنے کے لیے اس ٹیم کے خلاف سی ٹی ڈی میں اور مختلف جگہوں پہ کمپلینٹس کر کے ان سب کو ہیرس کروایا تھا، یہ الزام لگا کے یہ صوبہ تو بنے گا کہ جو کیمپین ہے یہ کسی اور اقراض و مقاصد کے لیے چلی جا رہی ہے. میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے جو ایم کیو ایم کا منشور بن رہا تھا، جیسا کہ میں نے اس دن ایک ویلاگ میں بتایا
उसके अंदर एमक्यूएम के मंशूर में सूबे की बात ही नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जीडीए के साथ वो अलायंस करेंगे। और सूबे की बात उठाने पे उसके बाद भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए अंग्रेज़ी के अंदर, उसके कुछ लफ्ज़ इस तरह लिखे हुए थे कि आए हमारी मदद करें उन लोगों को दबाने में जो कि सूबे बनाना चाहते हैं। आज किस मुंह से दोबारा वो एमक्यूएम जो अपने मंशूर से सुबह उड़ा चुकी है, वो सुबह बनाने की बात कर रही है? आज किस मुंह से वो एमक्यूएम जिसने 18वीं तरमीम, और एमक्यूएम के अंदर बिलखसूस ये 2-3 लोग जो क़यादत के हसूल की जंग लड़ रहे हैं, बाशमूल खैरत मकबूल, किस मुंह से सुबह बनाने की बात करते हैं कि जब ये 18वीं तरमीम करवा के कौम की कमर में खंजर घोंप चुके हैं। आज इनको ये क्लियर करना चाहिए कि जब 140A की इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने नहीं, यानी कहा ना कॉमा अपोस्ट्रोफी भी चेंज ना हो, क्या ये अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे करी या ये इनका अपना कोई प्लान था? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन इनके इस इक़दामात से खुश नहीं था, मगर साथ में ये बात अब सामने नज़र आ रही है कि कुछ लोगों, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि, मगर अगर आज आप मैथ्स करें तो ज़ात के लिए कुछ लोगों ने इसको फ़ायदे उठाने के लिए काम किया, या हो सकता है कोई मामलात अपने हल करने के लिए काम किया, नेज़ ये कौम की कमर में खंजर मारा गया। अब ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए भाई, साफ सी बात ये है कि अगर आप मुनाफिक होंगे और आप कौम को इतना बड़ा नुकसान, देखिए भूल जाएं कि ये मुनाफिक है, भूल जाएं कि ये चोर है, भूल जाएं ये करप्ट है, मगर इतना बड़ा ब्लंडर करके जिसका नुकसान आज ये है, जैसे कि आपके शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध असेंबली में बैठ कर सस्पेंड करा सकती है। क्या उन लोगों को कि जिनके इतने बड़े ब्लंडर की वजह से आज हमारे महाजर माएँ बहनें जेडीसी के बाहर कतार लगा के भीख मांग रही हैं, उस चीज़ की जो उनका हक है, जो उनको वैसे ही मिल जाना चाहिए। लोग, बच्चे रोडों पे मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, और जो लोग कर रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। क्या वो लोग जिनके कत्ल हो रहे हैं स्नैचिंग में, उनके आवाज़ खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही, कोई रोडें नहीं बन रही, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा इस 18वीं तरमीम की वजह से? और क्या उस 18वीं तरमीम के मुहज्जिदों को, जिन्होंने आज तक कौम से माफ़ी नहीं मांगी, स्टेट से डिमांड नहीं की कि हमारे साथ चले, हो सकता है धोखा हो गया हो, और प्रोटेस्ट में निशान इम्तियाज़ सरेंडर नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, क्या आप दोबारा उस हेल्म अफेयर्स में, उस ताकत में, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों की उर्दू की लफाजी इलाहाबाद की तरह है, या कुछ उर्दू की ज़्यादा अच्छी है, तो उनको अब दोबारा ला के अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे? ये लफाजी, ये चरबा उर्दू से महाजर कौम को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये करैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब वक्त आ गया करैक्टर देखें। आज जब मैं महाजरों को देखता हूँ कि वो जेडीसी के बाहर या दूसरी जगहों पे औरतें, बच्चे, हमारे माँ बहनें रोटी के लिए, एक रोटी के लिए खड़ी हैं, तड़प रही हैं, इस हाल की ज़िम्मेदार एमक्यूएम की वो क़यादत है जो आज तक एमक्यूएम पे मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, और वो आज भी मुसल्लत रहना चाह रही है। क्या मुहाजिरों को अब फैसला करना पड़ेगा, उन कारकुनों को फैसला करना पड़ेगा? आपको अच्छा लगता है अब ज़कात पे फ़ितर में पलें? आपको अच्छा लगता है? देखें, मैं एमक्यूएम में कुछ कारकुनों को बोलता हूँ, जेडीसी की मैंने वीडियो देखी, अली शिखानी आया अमेरिका से, पैसा है उसके पास, उससे उठा के आईफोन बांट दिए लोगों के अंदर। इधर क्या होता है, किसी बेचारे बच्चे का आईफोन, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसका चोरी होता है, तो उसको खैरात का आईफोन दिलवा दिया जाता है। ये हाल है, खैरात पे पाल डाल दिया आपको। सही है, तो इस तरह तो अगर आपने ज़िंदगी जीनी है बेगैरतों की तरह तो जीते रहें, मगर अगर आप वाकई में इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपने दरमियान क़यादत को बदलना पड़ेगा, और वो क़यादत वो नहीं हो सकती जो इसकी ज़िम्मेदार है, जो आज आप देख रहे हो। सही है, एक को तो माइनस कर दिया अल्ताफ़ हुसैन को, ये जो बाकी उसकी बाकियात हैं इनको भी माइनस करना ज़रूरी है, चाहे वो फ़र्ज़ तार हो, चाहे हैदर रिज़वी हो, चाहे खालिद मकबूल हो, या उनकी टीम हो, ये सब आज के इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। इनके होते हुए आपको आपके हकूक़ नहीं मिल सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, जे महाजर, दानिश काजी को इजाज़त दीजिए, और रमज़ान में अपने लोगों की मदद करें, और मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेल्फ़ी बना के डाली जाए, या उसकी वीडियो बना के डाली जाए, या उसको शोर किया जाए। खामोशी से भी मदद की जा सकती है, ढोल पीटे बगैर। ढोल वो पीटते हैं जो छिछोरे होते हैं, और हमारी कौम में बहुत छिछोरे पैदा हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।